Good morning, students. I'm Dr. Pooja Saxena, Geography Department, Government College, बूंदी। भारत के भूआकृतिक प्रदेशों के अंतर्गत आज हम चौथे भूआकृतिक प्रदेश दी कोस्टल प्लेन्स तटीय मैदानों का अध्ययन करेंगे। ये मैदान दक्षिण के पठार के दोनों ओर स्थित हैं। बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के तटों के सहारे विस्तृत तटीय मैदान दो प्रकार से वर्गीकृत किए जाते हैं। पश्चिम की ओर स्थित तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्व की ओर स्थित तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान। इन मैदानों को तटवर्ती भूमि के एमर्जेंस उन्मज्जन का परिणाम माना जाता है और नदियों द्वारा मृदा के निक्षेप और साथ ही साथ सागरीय लहरों द्वारा इरोजनल और डिपोजिशनल एक्शंस का भी इसे परिणाम माना जाता है। दोनों तटीय मैदान एक दूसरे से जियोमॉर्फोलॉजिक कैरेक्टरिस्टिक्स भूआकृतिक विशिष्टताओं एवं चौड़ाई की दृष्टि से भिन्नता रखते हैं। इन भिन्नताओं के आधार पर इसे निम्न प्रकार से विभक्त किया जा सकता है। पश्चिमी तटीय मैदान द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को द कच्छ पेनिनसुला, द गुजरात कोस्टल प्लेन, कोंकण कोस्टल प्लेन, कनारा कोस्टल प्लेन और मालाबार कोस्टल प्लेन्स में। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को द उत्कल प्लेन, द आंध्रा प्लेन और द तमिलनाडु प्लेन या कोरोमंडल कोस्ट के अंतर्गत विभक्त किया जाता है। सबसे पहले हम लेते हैं पश्चिमी तटीय मैदान की। पश्चिमी तटीय मैदान जो कि खंबात की खाड़ी से कुमारी अंतरीप तक 1500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। इसकी औसत चौड़ाई 64 किलोमीटर और अधिकतम ऊंचाई 180 मीटर है। यहाँ बहने वाली जो रिवर्स हैं वो तीव्रगामी हैं और छोटी हैं, इसलिए मिट्टी में ये जमाव का काम नहीं करती। इस मैदान का जो दक्षिणवर्ती भाग है उसमें कई लैगून्स पाए जाते हैं। कोच्चि पोर्ट भी ऐसे ही एक लैगून पर स्थित है। मुंबई और मैंगलोर इस तट के प्रमुख बंदरगाह हैं। पश्चिमवर्ती तटीय मैदान को इसकी स्थानगत स्वरूप के आधार पर विभक्त किया जाता है। जैसे काठियावाड़ कोस्ट जो कच्छ और सौराष्ट्र के पूर्व में विस्तृत है, गुजरात का आंतरिक मैदान और खंबात की खाड़ी के तटीय भाग इसमें सम्मिलित हैं। जो कच्छ पेनिनसुला है वो वास्तव में एक टाइडल मड फ्लैट है का एक्सटेंसिव ट्रैक्ट है जिसे रन ऑफ कच्छ कहा जाता है। यहाँ की जो मिट्टी है वो लवणीय होती है। वो एक लो लाइंग दलदली क्षेत्र है जिसमें कि जो कि बैरन है, अनप्रोडक्टिव है, अनुत्पादक है। इस कोस्टल एरिया के सिग्निफिकेंट फीचर सैंडी बीचेस मिलते हैं यहाँ, कोस्टल सैंड ड्यून्स, लेगून्स और नदियों के जो कांप ट्रैक्ट्स होते हैं, लेटराइट प्लेटफॉर्म्स, अवशिष्ट पहाड़ियाँ, रेजिडुअल हिल्स यहाँ पर पाई जाती हैं। कोंकण कोस्ट जो है वो दमन से गोवा तक 500 किलोमीटर लंबा और 50 से 80 किलोमीटर चौड़ा है। कटाफटा मैदान है और लावा मिट्टी से निर्मित है, इसलिए उर्वर है। कनारा तटीय मैदान जो गोवा से मैंगलोर तक 225 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। ये प्राचीन कायांतरित शैलों से निर्मित तटीय मैदान है। ये भी कटाफटा है। पश्चिमी घाट से उतरने वाली जो नदियां हैं उन्होंने वहाँ कांप मिट्टी निक्षेपित की। मालाबार तटीय मैदान जो कि मैंगलोर से कुमारी अंतरीप तक 500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत तटीय मैदान है, जहाँ लंबे और संकरे लेगून्स पाए जाते हैं। यहाँ नारियल, चावल, सुपारी, केला और गर्म मसाले की पैदावार होती है। अब हम आते हैं पूर्वी तटीय मैदानों की। पूर्वी तटीय मैदान जो कि ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के मध्य में स्थित हैं। इसके अंतर्गत वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सम्मिलित हैं। ये क्षेत्र मूलतः महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के जलोढ़ निक्षेपों का परिणाम है। इन नदियों के डेल्टा भी इसी प्लेन में अवस्थित हैं। ईस्टर्न प्लेन्स को 3 प्रकार से विभक्त किया जा सकता है: उत्कल प्लेन, आंध्रा प्लेन या तमिलनाडु प्लेन। जो सदर्न मोस्ट पार्ट है उसको कोरोमंडल कोस्ट भी कहा जाता है। उत्कल प्लेन जो कि ओडिशा तटीय क्षेत्र है, इसके अंतर्गत महानदी डेल्टा सम्मिलित है। यहाँ चिल्का झील मिलती है विच इज़ द बिगेस्ट लेक इन द कंट्री, जिसका क्षेत्र 780 स्क्वायर किलोमीटर विंटर्स में और 1144 स्क्वायर किलोमीटर मानसून मंथ्स में है। आंध्रा प्लेन जो कि उत्कल प्लेन के दक्षिण में पुलिकट झील तक 40 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है, चेन्नई के नॉर्थ तक। ये एक लॉन्ग सैंड स्पिट के द्वारा बाधित है जिसे श्रीहरिकोटा आइलैंड कहते हैं, जो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्चिंग स्टेशन है। यहाँ पर गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा भी मिलते हैं। तमिलनाडु प्लेन जो कि पुलिकट झील से कन्याकुमारी तक
675 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। कावेरी डेल्टा इस प्लेन का एक सिग्निफिकेंट फीचर है। एक अन्य विभाजन के अनुसार पूर्वी तट का जो उत्तरी भाग है उसे नॉर्दर्न सरकार, उत्तरी सरकार, और दक्षिणी भाग कोरोमंडल कॉस्ट, इस तरह से भी डिवाइड किया जाता है। तो देखिए, दोनों जो तटीय मैदान हैं वो एक दूसरे से भिन्नता लिए हुए हैं। जो पश्चिमी घाट हैं और अरब सागर, उसके मध्य में पश्चिमी तटीय मैदान, और पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के मध्य पूर्वी तटीय मैदानों का विस्तार है। पश्चिमी तटीय भाग जहाँ की गहरी जलोढ़ पूर्वी तटीय मैदान जहाँ की गहरी जलोढ़ मृदा बिछी हुई है, जहाँ पे डेल्टा मिलते हैं, और जहाँ पर चिल्का और पुलिकट लेक्स पाई जाती हैं। तो दूसरी तरफ जो पश्चिमी तटीय मैदान हैं उनमें कई लगून मिलते हैं, जैसे इष्टमुदी, वेवावुदन जैसे। जो पश्चिमी तटीय मैदान हैं वो मूलतः कटा फटा है, और जो पूर्वी तटीय मैदान है वो कम कटा फटा है, प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इनमें मूलतः आधारभूत संरचनात्मक भिन्नता पाई जाती है। तो समुद्र तटीय मैदान जो हैं वो भारत की के ओवरऑल परिदृश्य में अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं, जहाँ आपकी चाय की खेती मूल रूप से होती है। तटों पर नारियल, काजू, सुपारी, रबड़ और ताड़ के प्लांटेशंस मिलते हैं। जो मालाबार कोस्ट हैं और जो पूर्वी नदियों के डेल्टाई क्षेत्र हैं, यहाँ पे फिशेस पकड़ी जाती हैं। इन तटों पर देश के प्रमुख बंदरगाह स्थित हैं, जैसे पश्चिम तट है, वहाँ पे कांदला, मुंबई, न्यू मैंगलोर, कोचीन, जवाहरलाल नेहरू प्रमुख बंदरगाह हैं। जबकि जो पूर्वी तट है उस पर कोलकाता, प्रदीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, तूतीकोरन, एन्नौर प्रमुख बंदरगाह हैं। तो ये बंदरगाह भारत के आयात निर्यात व्यापार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन तटों पर नमक पाया जाता है। पश्चिमी तट पर केरल में मोनोजाइट जैसा आणविक महत्व का बहुत बहुमूल्य खनिज मिलता है। और साथ ही सैलानियों की दृष्टि से एक इम्पॉर्टेंट क्षेत्र है यहाँ। पणजी, वास्को डी गामा, मडगांव, जुहू, चेन्नई, पुरी, इसके समुद्र तटों पर बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। तो तटीय मैदानों के साथ ही हम आइलैंड्स की भी बात करें, भारत के द्वीपों की, तो भारत के द्वीपों को 3 प्रकार से विभक्त किया जा सकता है। बंगाल की खाड़ी के द्वीप, अरब सागर के द्वीप और अपतटीय द्वीप। देखिए, बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप हैं वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में स्थित 2 बृहद द्वीप समूह हैं जो केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अंडमान समूह में 325 द्वीप हैं जिनका कुल क्षेत्रफल 6,710 वर्ग किलोमीटर है, जबकि जो निकोबार द्वीप समूह है उसमें 24 द्वीप हैं जिनका क्षेत्रफल 1,765 वर्ग किलोमीटर है। जो अंडमान द्वीप समूह हैं वो निकोबार से 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग हैं। अंडमान समूह के द्वीपों को 3 समूहों में विभक्त किया जाता है: उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान। जो छोटा अंडमान है वो ग्रेट अंडमान से 50 किलोमीटर चौड़े ड्रंकुन मार्ग के द्वारा अलग है। अंडमान समूह के अधिकांश द्वीप सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और शैल चट्टानों से निर्मित हैं, जिसमें से 2 बैरन हैं और नैरकोंडम वो ज्वालामुखी द्वीप हैं। उत्तरी अंडमान में स्थित जो सैडल पीक है वो एक सर्वोच्च शिखर है जिसकी ऊंचाई है 737 मीटर। निकोबार द्वीप समूह में 24 द्वीप सम्मिलित हैं, जिसमें ग्रेट निकोबार जो है सबसे बड़ा द्वीप है। कार निकोबार इन द्वीपों के सुदूर उत्तर का बिंदु है, और ग्रेट निकोबार द्वीप का जो अंतिम बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट, जो भारत का अंतिम दक्षिणी बिंदु है। अरब सागर के जो द्वीप हैं वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप अरब सागर के 2 द्वीप समूह हैं। लक्षद्वीप जो है वो 25 छोटे द्वीपों का समूह है जो छितरे हुए हैं और 108.78 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। लक्षद्वीप के उत्तरी द्वीप समूह को अमन दीवी कहते हैं और सुदूर दक्षिणी भाग है उसे मिनिकॉय द्वीप कहते हैं। ये 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को अलग करते हैं। मिनिकॉय द्वीप मालदीव से 8 डिग्री चैनल द्वारा पृथक है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह भी केंद्र शासित प्रदेश है।
इसके अलावा और ऑफशोर आइलैंड्स की बात करें तो गंगा के डेल्टा, मन्नार की खाड़ी और पश्चिमी तट पर कई द्वीप स्थित हैं। ये हैं न्यूमर और गंगा सागर जो गंगा डेल्टा में, और व्हीलर जो महानदी ब्राह्मणी मुहाने के पास, श्रीहरिकोटा पुलिकन झील के मुहाने पर, पुलिकट झील के मुहाने पर, परिकुट चिल्का झील के मुहाने पर, पवन क्रोकोडाइल और अहुंडा मनार की खाड़ी में, पिरम और भैंसला काठियावाड़ में, दीव वैदा नौरा पिरतन करून भार कच्छ तट पर, खड़िया वेट आलिया वेट नाम नर्मदा और तापी मुहाने के पास, बुचर एलिफेंटा करंजा और क्रॉस मुंबई के पास, भटकल पिजनकॉक सेंटेमरी मैंगलोर तट के पास, और वायापीन कोच्चि के पास। तो हम संक्षेप में कह सकते हैं कि देखिए, उच्चावचीय और जो भूआकृतिक दृष्टि है उससे भारत अत्यधिक विविधता से युक्त है। ये स्थलाकृतिक विविधता भारत के भौतिक विभागों का आधार है। इसके आधार पर ही हमने भारत को भूआकृतिक और प्रादेशिक विभागों में विभक्त किया। ये विभाजन किसी भी क्षेत्र के नियोजन का आधार बनता है। देश की धरातलीय विविधता न केवल उसे प्राकृतिक और भौगोलिक विविधता का स्वरूप देती है, बल्कि इसी के प्रभाव से प्राकृतिक विविधता इसी के प्रभाव से आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता का एक सुंदर स्वरूप विकसित होता है, जिसमें एकता के स्वरूप भी विकसित होते हैं और वही देश को अखंडता भी प्रदान करता है। तो हमारे भारत की भू आकृतिक प्रदेश का चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है।